Yeah, let me explain free words. Remember that ki when I talk about free words, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो फ्री वर्ड्स है इससे दो तीन क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री वर्ड्स के और कौन कौन से नाम है। फ्री वर्ड्स का एक नाम है ओपन फॉर्म। राइट डाउन दिस पॉइंट। इट हैज अनदर नेम एंड व्हाट इज द नेम? इट हैज अनदर नेम, द नेम इज ओपन फॉर्म। इसके अलावा फ्री वर्ड्स का एक और नाम है, उसको फ्रेंच में, इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड वर्ड्स लिब्रा। इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड वर्स लिब्रा। LIBRE। इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड वर्स लिब्रा। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्री वर्स है, फ्री वर्स के दो नाम हैं। एक नाम आपका क्या है? एक नाम आपका ओपन फार्म है, और फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहा जाता है? वर्स लिब्रा कहा जाता है। फ्री वर्स को सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस्ड फ्री वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्री वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन used free verse for the first time for the first time in his book लीव्स ऑफ ग्रास। एक किताब का नाम बिल्कुल सबके लिए जरूरी है, चाहे यूजीसी नेट वाले हों चाहे टीजीटी पीजीटी वाले। लीव्स ऑफ ग्रास कब आई है? 1855 ईस्वी में आई है। फ्री वर्स को सबसे पहली बार अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन ने यूज किया था, अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास में यूज किया है, जो 1855 ईस्वी में आई हुई है। फ्री वर्स का दो नाम है, ओपन फॉर्म एंड वर्ड्स लिब्रा। तीसरा चीज, इट वाज एन आइडियल मीटर। मीटर इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एजेस। यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह आइडियल मीटर रहा है, और यह आइडियल मीटर कब रहा? इट वाज एन आइडियल मीटर इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एजेस। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एजेस का यह आइडियल मीटर रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से कि वी हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स। एकदम पॉइंट वाइज आपको समझने की कोशिश करना है कि क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। मॉडर्न एज कब से कब तक था? मॉडर्न एज 1901 से लेके 1945 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। कुछ लोग उसको 1950 तक भी लेके जाते हैं, लेकिन 1950 के बाद ये कहा जाता है कि हम पोस्ट मॉडर्न एज में आ गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 1970 1980 में, बट स्टिल वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न एज। स्टिल वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न एज। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं नहीं, पोस्ट मॉडर्न एज भी खत्म हो चुका है, हम लोग अब हाई पोस्ट मॉडर्न एज में आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हाई पोस्ट मॉडर्न एज भी खत्म हो चुका है, हम लोग सूडो पोस्ट मॉडर्न एज में आ चुके हैं। तो ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये बहस चल रही है। अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूडो पोस्ट मॉडर्न एज खत्म हो चुका है, वी आर नाउ इन पोस्ट ट्रूथ एज। पोस्ट ट्रूथ एज, पोस्ट ट्रूथ एज आज के समय को कहा जा रहा है, जिसमें सत्य का गला घोंट दिया जाता है, झूठ को बार बार दिखाया जाता है। इसीलिए उसको पोस्ट ट्रूथ कहा गया। पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रूथ का मतलब सत्य के बाद। सत्य के बाद की जो कहानी है उसको परोसी जा रही है। तो इट वाज, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्री वर्ड्स के बारे में। फ्री वर्ड्स को दो नामों से जाना जाता है, ओपन फॉर्म, और दूसरा कौन सा फॉर्म आपका रहा है? वर्ड्स लिब्रा फ्रेंच में। फ्री वर्ड्स आइडियल मीटर किस एज में रहा है? मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में। फ्री वर्ड्स को सबसे पहले किसने यूज किया हुआ है? वाल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास में यूज किए हुए हैं, जो 1855 ईस्वी में आई थी। अब आपको ये समझना है कि फ्री वर्ड्स को फ्री वर्ड्स क्यों कहा गया।
इसलिए फ्री वर्स को फ्री वर्स कहा गया, क्योंकि इसका कोई भी ना तो मीटर, कोई फिक्स्ड मीटर नहीं है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड स्टैंजा फॉर्म है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड राइम पैटर्न है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इट हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, इट हैज इरेगुलर राइम पैटर्न, राइम पैटर्न कामा मीटर एंड स्टैंजा फॉर्म। जो आपका फ्री वर्स है, फ्री वर्स का ना तो राइम पैटर्न रेगुलर है, ना ही मीटर उसका रेगुलर है, ना ही स्टैंजा फॉर्म रेगुलर है। रेगुलर की जगह वो क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब कि वो किसी नियम में बंध के नहीं चलता कि उसमें आयाम्बिक पेंटामीटर यूज करना है, या उसमें जो है क्या करना है कि 2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आएगा कि नहीं आएगा, या उसमें जो है क्या करना है कि 5 फीट होगा या 10 सिलेबल, इस तरह की किसी भी नियम या कानून या बंधन में वो नहीं रहता। इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया, फ्री वर्ड्स कहा गया। ना ही उसका कोई स्टैंजा फॉर्म सेट है कि ये पार्टिकुलर स्टैंजा फॉर्म है और इसी पैटर्न पर हमें इसको लेकर के चलना है। सो आई थिंक कि मैंने जो बातें बताई हैं, यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और ध्यान में हमें रखना है कि जो फ्री वर्ड्स के यूज करने वाले राइटर रहे हैं, उसमें से एक बड़ा नाम है एजरा पाउंड। दूसरा एक बड़ा नाम रहा है, दैट इज फिलिप लार्किन। एक तीसरा नाम है W.H. ऑर्डेन, AUDEN। W.H. ऑर्डेन का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है पीजीटी में। W.H. ऑर्डेन का फुल फॉर्म है वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डेन, चूंकि यहाँ पे आ चुका है इसलिए मैंने बता दिया। W.H. ऑर्डेन का फुल फॉर्म है वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डेन। वेस्टर्न की स्पेलिंग है WYSTAN। वेस्टर्न ह्यूज की स्पेलिंग है HUGH। ऑर्डेन की AUDEN। तो ये 3 पोएट हैं जिन्होंने, और भी हैं बट आई हैव रिटन ओनली दीज 3 नेम्स, एजरा पाउंड, फिलिप लार्किन, W.H. ऑर्डेन एंड इवन T.S. एलियट। T.S. एलियट ने भी जो है क्या किया हुआ, फ्री वर्ड्स का यूज किया है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि अमूमन एक कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होता है कि जो T.S. एलियट का द वेस्ट लैंड है, यह किसमें लिखा गया है। कल ही मैंने बता दिया था कि T.S. एलियट का द वेस्ट लैंड इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। किसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। T.S. एलियट की बाद की पोयम्स आई हुई हैं जिसमें उन्होंने फ्री वर्ड्स का यूज किया है। So what I told you about free words, I told you about blank words, I told you about heroic couplet, I told you about verse paragraph, I told you about definition of poetry. Now let me tell you one more point, and that is what, that is कि after it I will tell you what is meter। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो डिफिनीशन भी जानना जरूरी है और उसका उदाहरण, व्हाट इज मीटर, क्योंकि यहाँ से चीजें दूसरे वे में चलेंगी। व्हाट इज मीटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट मीटर, देन रिमेंबर दैट कि मीटर इज व्हाट, stressed and unstressed pattern। I am writing here stressed and unstressed pattern of syllable, SYLLABLES, syllables। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, अनस्ट्रेस का मतलब होता है कि जिस पर आप प्रेशर ना डालें, विदाउट प्रेशराइज। तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ सिलेबल्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको मीटर कहा जाता है। अब आपको इसमें एक चीज, नई चीजें मिल रही होगी कि सिलेबल क्या है, उसका डिफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ वर्ड्स
PART, part of word where our sound stops naturally, where our sound stops naturally, 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 during pronunciation, पार्ट ऑफ वर्ड, शब्द का वह हिस्सा, वेयर आर साउंड, जहां पर हमारी आवाज स्टॉप्स, रुक जाती है, नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर, ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन। ये डिफिनीशन आप दोनों का लिखे रहिएगा, ड्यूरिंग प्रोनंसिएशन, NUNCIATION, प्रोनंसिएशन। व्हाट डिड आई टेल? आई जस्ट टोल्ड यू कि जो हमारा सिलेबल है वह क्या है? शब्द का वह हिस्सा होता है जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय आपकी आवाज वहां पे जाकर ठहर जाती है, रुक जाती है, तो शब्द के उस हिस्से को क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शब्द लिख, डिफिनीशन मैंने आपको ये बताया है कि पार्ट ऑफ वर्ड वेयर आर साउंड stops naturally during pronunciation is called syllable। जैसे मैं एक शब्द लिखूं ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, अब आप ये बताइए ब्यूटीफुल एक शब्द है, अगर इस ब्यूटीफुल शब्द का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो साउंड रुकेगी किस पे? ब्यू पे, पहले जाकर के किस पे रुक रही? ब्यू पर रुक रही है। तो शब्द का यह हिस्सा एक सिलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी साउंड किस पर रुक रही? टी पर रुक रही, TI, यह दूसरा सिलेबल हो जाएगा। फिर आपकी साउंड किस पर रुक रही है? फुल पर रुक रही, ब्यूटीफुल। इसका मतलब एक शब्द में कितने सिलेबल आ गए? 3 सिलेबल आ गए। देयर आर 3 सिलेबल। कितना सिलेबल यहाँ पर है? 3 सिलेबल्स। मेरी बात क्लियर हो रही ना? सबको आवाज मेरी जा रही है? आवाज आ रही है आपकी। अच्छा। सर इसको इस तरह से BUT। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर से जी बताइए। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। देखिए, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि देयर आर 3 सिलेबल्स। व्हेन यू से कि ब्यू ब्यू, देन रिमेंबर दैट कि आर साउंड स्टॉप्स बी। बी मतलब यू वांट टू से कि यहाँ पे हमारा साउंड आना चाहिए बी, बी पर, BEA पे। Always remember that ki there are 3 syllables and this particular word takes what? Bu, then T, then what? Then full. And if I take my own name, always I say, if I take my own name, शमीम। शमीम एक पार्टिकुलर शब्द है, एंड दिस पार्टिकुलर शब्द शमीम जो है, यू विल कम टू नो व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड शमीम, इट मीन्स दैट SHA यह एक सिलेबल बनेगा, MIM यह आपका कौन सा सिलेबल बनेगा? दूसरा सिलेबल बनेगा। तो सिलेबल जो होता है वह क्या होता है? कल मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जैसे कोई जंजीर होती है, वह जंजीर जो है कई कड़ियों से मिलकर के बनी होती है। ऐसे ही वह जो कड़ी होती है जंजीर की, ऐसे ही जो हमारा जो है पोइट्री की लाइन है, वह कई शब्दों से मिल करके बना हुआ होता है। उन्हीं शब्दों को जब आप क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन के दौरान, जहाँ पे आपका ठहराव होता है या जब आप उसको तोड़ते हैं, तो शब्द का वही हिस्सा क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें केवल वे एक शब्द भी होंगे और उसमें केवल एक सिलेबल भी आएगा। जैसे अगर मैं वर्ड यूज करूं सो, SOW, ऐसा नहीं कि इसमें 2 सिलेबल, यह एक शब्द है और इसमें केवल एक सिलेबल है। इफ आई यूज द वर्ड बो, यू विल कम टू नो कि देयर इज ओनली वर्ड 1 सिलेबल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस तरह के सिलेबल को मोनो सिलेबल कहा जाता है। अभी मैं लिखवा रहा हूं, उसको मैं बता रहा हूं। जब इस तरह के सिलेबल होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? मोनो। मोनो माने सिंगल सिलेबल। जब एक शब्द में एक ही सिलेबल आएगा तो उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहा जाता है।
तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आपको सिलेबल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट सिलेबल को लेकर के? जो सिलेबल है आप ये समझिए, ये पूरा प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। जितना बेहतर प्रोनाउंसिएशन होगा उतना अच्छे ढंग से सिलेबल की समझ आएगी। अगर हम प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा चीजों को खींचेंगे, या तो हम उसको बढ़ा देंगे या तो हम उसको घटा देंगे। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने इसके पहले भी कहा था, देर इज अ वर्ड शार, देर इज अ वर्ड टार, देर इज अ वर्ड फ्लावर. When I was the student of UP board, always I pronounced shower, tower, flower. आप ये बताइए, जब आप इसको शावर टावर फ्लावर पढ़ेंगे तो इसमें एक सिलेबल निकल रहा है कि दो सिलेबल निकल रहा है? अगर मैं इस दो सिलेबल। दो सिलेबल, अगर अगर मैं उसका उस तरह से प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो दो सिलेबल निकाल रहा हूं। लेकिन उसमें दो सिलेबल नहीं है, इसमें केवल एक सिलेबल है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? शार, शार, टार. There is only one syllable. Flower, flower. There is only one syllable. There are not two syllables in these words. तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन what? It depends how you are going to pronounce word. तो जितना बेहतर प्रोनाउंसिएशन होगा, जितना उसकी मुझे समझ होगी, उतना ही ज्यादा उसका सिलेबल होगा। अदरवाइज चूंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम अपनी लैंग्वेज के अनुसार इंग्लिश वर्ड को खींचते हैं। जब हम खींचते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक की जगह दो सिलेबल। जब आप दो सिलेबल निकालेंगे तो आपका मीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि आयाम्बिक पेंटामीटर में केवल 10 ही सिलेबल आना चाहिए। और पता चली कि आप 10 सिलेबल की जगह अगर आपने उसमें 12 सिलेबल निकाल दिया, तो आयाम्बिक पेंटामीटर की जगह आप क्या कर देंगे? आयाम्बिक हेक्सामीटर लगा देंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है इस सिलेबल को लेकर के? तो यस सर। या दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेबल। हमें सिलेबल को समझना जरूर, उसकी डिफिनीशन को। और जब आप सिलेबल को समझ गए, तो मैंने अभी जैसे जो एग्जांपल दिया, शार दिया, टार दिया, फ्लार दिया, मैंने आपको ये बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जिनमें केवल उन पूरे शब्द में केवल एक सिलेबल निकलेगा। जब उसमें एक सिलेबल निकलेगा तो ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? मोनोसिलेबिक वर्ड. इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल, मोनोसिलेबिक वर्ड, मोनोसिलेबिक वर्ड. देखिए 9:30 जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैडम ने कहा था। टाइम हो गया है सर। अच्छा, बस मैं यही मैडम, बस बस 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मैडम, बस ये डिफाइन करने दीजिए। मोनोसिलेबिक वर्ड. मोनो, देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल। बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। मोनो माने सिंगल, सिलेबल माने सिलेबल आप जान ही रहे, जो अभी आपको बताया गया। वर्ड का मतलब शब्द। ऐसे ऐसे शब्द जिसमें केवल एक सिलेबल आया है उसी को क्या कहा जाता है? मोनोसिलेबिक वर्ड. इसका मतलब हो गया अ वर्ड विच कंटेन्स सिंगल syllable, which contains single syllable, SINGLE, SYLLABLE. तो मैंने आपको ये बताया कि मोनोसिलेबिक वर्ड का मतलब ऐसे वर्ड जिसमें केवल एक ही जो है सिलेबल आता है। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया, टार, शार, फ्लार, बो, शो, यू विल कम टू नो। जैसे जैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक और मैं वो करूंगा, उदाहरण दूंगा। हम लोग यूपी बोर्ड में जब पढ़ते थे तो उसका बहुत ज्यादा, इसको क्या कहा जाता था? बाउल. हम लोग मतलब कहा जाता था, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे। तो उस पे ये कहा जाता था कि इसको हम लोगों को पढ़ा जाता था बाउल। जबकि इसका जो 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 प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज वन बोल, दैट इज बोल. वन बाउल नहीं, बाउल हम लोगों को बताया गया बाउल माने कटोरा। तो जब आप बाउल पढ़े तो आपने कितना सिलेबल निकाला? दो सिलेबल, बा पहले आपने खींचा, फिर उल. लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह क्या है? दैट इज बोल. वन बोल सुगर, वन बोल राइस आई नीड.
तो दैट इज जो कटोरा हम लोग कहते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट बाउल, दिस इज बोल। तो यहाँ पर भी जो सिलेबल आएगा वो कौन सा सिलेबल आएगा? मोनोसिलेबिक वर्ड है। तो ये चीजें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं इसका जो एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि ये तो मार्फोलॉजी का, सीमियोटिक का हिस्सा है, प्रोनाउंसिएशन का हिस्सा है, और साथ ही साथ आपका उनसे रिलेटेड चीजें हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो एक अलग डिसिप्लिन हो जाती है, लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें। बट थोड़ा बहुत जो जानकारी वो मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ यहाँ हम लोगों ने यूपी बोर्ड में गलतियां की हैं, और अब हमें जो है, इफ यू गेट माई कंपनी, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट द कंपनी ऑफ सम वेल नोन प्रोफेसर, दे टोल्ड मी। तो जो कुछ मुझे पता है वो मैं आप तक वो कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो होप यू ऑल हैव enjoyed दिस सेशन. Let us complete the whole session, and थैंक यू सर। I'm going to bind up the session. I need your feedback. आपका फीडबैक बहुत जरूरी है इस क्लास को लेके, क्योंकि या रेट्रिक एंड प्रोसोडी को लेकर के, या देयर आर, वंस अगेन सर। yeah, Sonali ji, if you want to drop, you can drop. And one thing I want to say to all of you, ki those who have not deposited fee till now, they can deposit, because they have only chance by tomorrow. Tomorrow तक उनके पास चांस है, tomorrow के या शेखर जी, आर यू हियर? या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शेखर भाई, गुड मॉर्निंग शेखर भाई, या तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू कि दोज हु हैव नॉट डिपॉजिटेड फी, दे हैव टू डिपॉजिट फी बाय टुमारो, otherwise we are going to remove all the names which are in our list but they have not deposited fee. क्योंकि मैंने पहले भी वार्निंग दिया था, और मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि 20 तारीख के बाद जो है, परहैप्स we are not going to entertain either in group or in class. This is why. And yeah, Sekhar bhai, do you want to say anything? Acha, one thing, yeah, one thing I want to say कि most of the people call me on my BSNL number, तो BSNL का जो है नंबर या तो स्विच ऑफ रहता है, या तो बाद में उनका मैसेज आता है कि सर यू डिडंट पिकअप। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर यू कॉल मी, यू हैव ओनली टू कॉल मी 8188 वाले नंबर पे आपको कॉल करना, तभी आपका फोन उठेगा, या आपका क्लियर साउंड मुझे आएगा, मतलब उस पे आता है। बीएसएनएल का नेटवर्क इतना पुअर है इन माई एरिया की, आप मैं बोलता रह जाता हूँ उधर से, आपकी आवाज, नीदर यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली, नर आई। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब भी आप मुझे कॉल करिए, तो मुझे कॉल आप जो है 8188 पे कॉल करिएगा। अगर नहीं है तो मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल से सर आपका लग नहीं रहा है, तो अगर आप इस पे कॉल करेंगे तो आपको मिस नहीं होगा। 8188 65653। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ड्रॉप करना है, तब तो आप बीएसएनएल वाले से करिएगा, 9450 वाले से। तो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ कि 9450592038, इस पर आप केवल व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज ड्रॉप करना है तब करिएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई नीड योर फीडबैक एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, एंड
या या आज की जो लैंग्वेज की क्लास है मॉर्निंग 10 बजे से, वो आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट इज व्हाई इट विल बी हेल्ड इन इवनिंग एट 5 p.m. तो ओके 5 बजे आपको क्लासेस मिलेंगे लैंग्वेज की, सो यू कैन ज्वाइन एट 5 p.m. इन इवनिंग. ओके Before that, just contact me. ओके सो आई एम गोइंग टू Thank बाइंड you अप so दिस. much.